Hello, I'm Ram Krishna. I'll be telling you about the main objectives of Chandrayaan. ये हमने साउथ पोल ऑफ मून को क्यों चुना और जो जनरली एक मिशन होता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, लैंडिंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उसके बाद हम एक नज़र डालेंगे चंद्रयान के मेन पार्ट्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले इसरो ने एक अपना मून मिशन बनाया और उसका नाम रखा चंद्रयान 3। इसके पहले जो 2 मिशन थे उनमें से एक फ़ेल हो गया था। तो पहला मिशन ये था कि हम चंद्रमा तक एक सैटेलाइट पहुंचा पाएँ और चंद्रमा के उस पर ऑर्बिट कर सकें, उसका एक चक्कर लगा सकें। दूसरा मिशन ये था कि हम उस पर एक पार्ट जो चंद्रयान का है उसको लैंड करवा सकें। तो आपने जैसे देखा होगा पिछली बार जो हमारा विक्रम लैंडर था वो क्रैश हो गया था, उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। और अब तीसरा पार्ट है, क्योंकि विक्रम लैंडर फेल हो गया था तो वो मिशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो दूसरा पार्ट है कि हम एक चंद्रयान को लैंड करवा पाते हैं मून पे। और हमने दक्षिण पोल यानी दक्षिण ध्रुव या साउथ पोल को क्यों चुना कि उसमें एक पेलोड ऑब्जेक्टिव भी होता है। मान लो आपने लैंड करवा दिया और उसके बाद एक रोवर होता है। रोवर का मेन मकसद होता है कि आप लैंड को एक्सप्लोर कर पा रहे हो। एक बार आप चंद्रमा पे लैंड कर गए तो एक रोवर क्या करेगा, एक छोटा सा एक व्हीकल टाइप का होता है जिसमें कैमरा और इंस्ट्रूमेंट्स फिट होते हैं जो कि एक चक्कर लगा पाता है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव होता है कि यू आर एबल टू लैंड एंड यू आर एबल टू रोम अराउंड, यू आर एबल टू सर्वे द वेरियस पीसेस। तो उसमें कुछ वैलीज़ होते हैं जैसे, तो आप वैलीज़ के नीचे जाके ऊपर आ पाते हो, या कोई अगर वहाँ पे एक हार्ड रॉक आ गया तो यू आर एबल टू एस्केप दैट। ये रोवर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। बट दी एक्चुअल पेलोड ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए कि चलो ये भी हो गया तो क्या करना है, क्यों भेजा हमने वहाँ पे ना। लोग पूछेंगे कि यार इतना खर्चा करके क्यों भेजा। तो इसलिए जो इसरो के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साउथ पोल को अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाया, क्योंकि साउथ पोल जो है ना वो बोथ सन और अर्थ के डार्क साइड में रहता है। तो वहाँ पे जो कि काफ़ी एक्सप्लोरर ने ये बताया कि वहाँ पे ना एक आइस फॉर्मेशन है बहुत ह्यूज अमाउंट्स में। तो इसरो ये पता लगाना चाहता है कि अगर वो आइस है, आइस मतलब वो सॉलिड वाटर है, तो नेचुरली वहाँ पे फिर पानी मिल सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, अगर वहाँ पे आइस है तो फिर ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो सकती है। और इससे फिर आपकी ना एक साइंटिफिक स्टडी मूव्स फॉरवर्ड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मे बी लाइफ और पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ए सेटलमेंट ऑन मून। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि अदर पार्ट ऑफ मून पे अवेलेबल नहीं है। तो अब इसको लेते हैं कि अब ये चंद्रयान जब स्टार्ट करते हैं कैसे ये मून पे जाता है। तो जो इसके 2 तरीके होते हैं जनरली किसी मिशन के। एक होता है कि आप अर्थ से एक रॉकेट लॉन्च करते हो और सीधे जो है आप चंद्रमा की कक्षा में जाते हो, चंद्रमा के ऑर्बिट में जाते हो और वहाँ पे स्टेबलाइज करके फिर आप एक कंट्रोल तरीके से एक रोवर को मून लैंड पे उतारते हो। लेकिन जो इसरो है वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करता है। उसमें क्या करता है कि इसरो अपना जो रॉकेट है, जो या अब रॉकेट ना भी कहें उसको एक सीधे यान कहते हैं, वो पहले अर्थ की कक्षा में डालता है और उस कक्षा को, उस ऑर्बिट को स्लोली बड़ा करता जाता है। तो जैसी वो कक्षा बड़ी होती जाती है एक टाइम पे, तो इसलिए वो स्लो होता है, इसलिए हमें 1 महीने या 45 डेज़ लगते हैं, क्योंकि उसको अर्थ का राउंड लगाना है उस कक्षा को बड़े करने में। तो जैसे ही वो ऑर्बिट बड़ा होता जाता है एक टाइम पे वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो मून को भी कवर कर लेता है। तब सैटेलाइट जनरली क्या करते हैं, उसकी स्पीड कम करके उसको इतना कम कर देते हैं कि वो मून के ग्रेविटेशन में ट्रैप हो जाता है, वो अर्थ पे वापस नहीं आता है। और फिर क्योंकि वो मून में भी काफ़ी दूर होता है, वहाँ पे हम स्पीड कम करके, जैसे हमने यहाँ पे ऑर्बिट को बड़ा किया, वहाँ पे हम ऑर्बिट छोटा करते जाते हैं सो दैट वी कम क्लोजर टू द मून सरफेस। और जब हम काफ़ी क्लोज आ जाते हैं तब हमारे को एक लैंडर की ज़रूरत होती है। तो लैंडर एक रॉकेट ही होता है जो फॉलिंग स्पीड होती है सैटेलाइट की, उसको स्लोली कम करता है।
अब यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूँगा आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, वो मार्स पे लैंड करना ज़्यादा आसान होता है बजाय मून के। तो मार्स पे एटमॉस्फेयर है, वो अर्थ से थिन है, बट देयर इज़ एटमॉस्फेयर। और जब आप ये कहते हैं कि एटमॉस्फेयर है, तो आपके पास एटमॉस्फेयर जैसी चीज़ें जो एटमॉस्फेयर में काम करती हैं, जैसे कि लार्ज पैराशूट या हैवी बैलून्स, ये आपको मिल जाते हैं फॉर सॉफ्ट लैंडिंग। तो आपने जैसे बीच में जो एक रोवर नासा ने मार्स में लैंड करवाया था, उसका उन्होंने एक एनिमेशन भी जारी किया था कि वो कैसे होगा। तो उसमें पहले एक पैराशूट खुलता है, फिर एक और पैराशूट खुलता है, और जब स्लो हो जाती है स्पीड तो उसको फिर एक बबली जंप करवाने के लिए एक हीलियम बैलून्स यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी मून में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल एटमॉस्फेयर नहीं है। तो आपके पास एक ही तरीका है वहाँ पे लैंड करने का, ये यूज अ रिवर्स रॉकेट प्रोटोकॉल। तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ ज़ोर से गिर रही है तो वो एक रॉकेट मैकेनिज़्म के तरीके से उसकी स्पीड हम स्लो करते जाते हैं। और जब वो स्लो लैंड किया, जब वो आपका लैंडर जो है स्लो लैंड किया, उसके बाद, और उसको यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग का ये भी है कि वो ना ड्रॉप नहीं कर सकते। लाइक इन केस ऑफ मार्स, जब आप एक बबल ड्रॉप करते हो ना, तो वो एक रिदमिक तरीके से स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को। एटमॉस्फेयर उसमें भी इसकी हेल्प करता है। बट इन केस ऑफ मून, अगर वो वैसा चला भी गया तो वो उसका जो उसका बाउंसिंग है वो कम नहीं होगा, बिकॉज देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। तो इट हैज़ टू जस्ट लैंड देयर, मतलब उसको एक जहाज़ की तरह उतरना है, गिरना नहीं है। तो ये हमारा विक्रम लैंडर करता है। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था, इन अबाउट 2 किलोमीटर पहले इसरो का जो है वो लैंडर के साथ कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया था। तो जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो आपके पास जो फीडबैक आ रहा होता है उसके स्पीड का, उसके अदर पैरामीटर्स का, कितने दूर है, वो चला जाता है। तो अगर किसी सिस्टम का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया उसके पेरेंट से या उसके कंट्रोलिंग एजेंट से, तो वो ऑटोनोमस हो जाता है और अपने आप जो भी उसके सेंसर्स है उसके स्पीड के हिसाब से उसने शायद उसको करेक्ट नहीं किया और उसकी क्रैश लैंडिंग हुई और हार्ड लैंडिंग हुई, जो कि इस समय काफ़ी ऑलमोस्ट नामुमकिन है होना। तो ये लैंड होगा। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट वहाँ पे लैंड किया है वो एक क्या कह सकते हैं उसे, एक रोबो है जो वहाँ पे मूव करेगा और वहाँ पे जो सरफेस है उसको, उसके टेक्सचर को फील करेगा, उसकी फ़ोटोज़ लेगा, राइट, क्लोज एंगल से या वाइड एंगल से, या वहाँ से एटमॉस्फेयर कैसा दिखता है, वहाँ से सन कैसा दिखता है, अर्थ कैसा दिखता है, ये सारी पिक्चर्स वहाँ से लेगा और ट्राई करेगा कि वहाँ पे जो स्मॉल वैलीज़ हैं या ट्रफ्स हैं वहाँ पे वो कैसे चल पाता है। तो अब इसमें एक और चीज़ है कि जो अगर आप देखें चंद्रमा का जो सरफेस है वो एक रेगिस्तान की तरह है, मतलब वहाँ पे एक धूल या बालू की तरह है, वहाँ पे रॉकी पार्ट्स थोड़े कम हैं अगर आप एक उस लैंड में जोन में लैंड नहीं करते हो। तो ये एक रोवर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आप को मैनेज कर पाता है। इट इज़ एबल टू कंट्रोल योर सेल्फ, इट इज़ एबल टू मैनेज इट सेल्फ, and it is able to fulfill the requirements of roving or collecting some samples of sand or some other material, maybe a rock, maybe it wants to determine the hardness of that rock, या अगर मिट्टी भी है तो उसका वेट किया कौन सा मटेरियल है ये। तो लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए भेजा जाता है वो ये है कि जो एक्सप्लोरेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो विच इज़ नॉट डन अर्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक इसलिए करते हैं कि यू वांट टू प्रूव योर कैपेबिलिटी, जो कि हमारा चंद्रयान 3 का मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट वी वांट टू प्रूव आवर कैपेबिलिटी। लेकिन जो एडिशनल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि जो चीज़ लोगों ने अभी तक नहीं की है, वो एक लार्जर साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, कि वो कहते हैं कि यार अगर आप भेज रहे हो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग सो मच, तो आप ये चीज़ें भी पता कर लो। उसमें है कि जो साउथ पोल है उस पर आइस का स्ट्रक्चर हमें पता करना है वहाँ पे, और टेक्सचर पता करना है, वेदर इट इज़ रियली एन आइस या वो एक गैस है, मे बी हीलियम और सम अदर, जो वहाँ पे आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एंड इफ इट इज़ द आइस, व्हाट वी से आइस, राइट, आई मीन द फ्रोजन वाटर,
तो उसके बाद मे बी वो उसको हीट करके चेक करने की कोशिश करेगा इफ़ इट इज़ रियली वाटर और इफ़ इट कैन बी मेल्टेड, और उसके बाद वो उसका मे बी एक केमिकल एनालिसिस करके देखेगा कि इफ़ इट कंटेन्स ऑक्सीजन. इफ़ Chandrayaan is able to get all these details, then all its mission objectives will be fulfilled. Thank you. If you have any questions, you can write in the comments and we will try to answer them. Otherwise, in next 2 days, anyway, you will get lot of information from ISRO, from all the news channels from India and otherwise. But for specific information, if you need anything, what is the weight of this, I mean, those information can be obtained from ISRO's site also. ISRO will be sharing some pictures or other information they are going to collect. Thank you. Thank you, and I appreciate your interest in science and technology. Please keep watching this channel, and if you have any comments, suggestions, or if you find that some of the information we have missed or misrepresentative, you are welcome to comment. Thank you, friends.